हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू अवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। दिस इज साकिल लटोरिया और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे व्यापम सब इंजीनियर और सिविल ब्रांच के लिए। तो 2018 4 सितंबर सेकंड शिफ्ट का हम पेपर सॉल्व कर रहे थे जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज की वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आप बने रहिए वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम 51 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था 2018 व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम्स में। तो जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, क्वेश्चन है आपका द यूनिट ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शन एज आई बीम कॉमा चैनल एंड एंगल यूज्ड फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क इन मैट्रिक सिस्टम इज टेकन एज। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था। इसके रिगार्डिंग आपको ऑप्शन दिया गया था लेंथ इन mm कॉमा सेक्शन इन mm। सेकेंड आपको दिया था ऑप्शन लेंथ इन मीटर एंड सेक्शन इन mm। थर्ड ऑप्शन आपका था लेंथ इन सेंटीमीटर सेक्शन इन mm। फोर्थ था आपका लेंथ इन सेंटीमीटर सेक्शन इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रोल्ड स्टील सेक्शंस की बात की जा रही थी। तो जैसे अगर हम रोल्ड आई सेक्शंस की बात करें फॉर एग्जांपल, तो आपका रोल्ड आई सेक्शन कैसा होता है? ये आपका रोल्ड आई सेक्शन होता है। क्लियर? तो ये जो रोल्ड स्टील सेक्शंस की हम जो बात करते हैं, तो जो सेक्शन हमारा होता है स्टैंडर्ड अगर हम देखें तो इसकी जो लेंथ होती है इसको हम हमेशा किस में कंसीडर करते हैं? मीटर में कंसीडर करते हैं। और जो सेक्शन आपका होता है, क्लियर, तो सेक्शन के जो पैरामीटर्स होते हैं उन पैरामीटर्स को हम किस में लेते हैं? mm में लेते हैं। मतलब जो हमारा सेक्शन होगा, सेक्शन की जो डायमेंशंस होंगी उन डायमेंशंस को हम किस में लेंगे? mm में यहाँ पे लेते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड है। तो ये आपको याद रखना है कि आई बीम हुआ आपका, जैसे ये आई सेक्शन हो गया है, क्लियर, और आपका जैसे चैनल हुआ, एंगल हुआ, क्लियर। आपने चैनल सेक्शन भी देखा होगा, आपका इस टाइप का रोल्ड चैनल सेक्शन होता है, क्लियर। एंगल सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस टाइप का ये आपका एंगल सेक्शन होता है, ठीक है। तो इन रोल्ड सेक्शंस के लिए हमारी जो लेंथ होती है वो मीटर में ली जाती है और सेक्शन जो हमारा होता है वो किस में लिया जाता है? mm में लिया जाता है। तो जो 51 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है लेंथ इन मीटर आपका है, सेक्शन इन mm है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि द सिम्पसन रूल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एरियाज इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ ऑफसेट आर। क्लियर? यहाँ पे पूछा है जो सिम्पसन रूल आपका है वो एरिया को डिटर्मिनेशन के लिए हम यूज करते हैं कब, कितने नंबर ऑफ ऑफसेट वहां पे होना चाहिए, क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शंस यहाँ पे दिया था पहला 2, सेकेंड ऑप्शन था E1 जिसको आप सम बोलते हो, थर्ड आपका था यहाँ पे ऑप्शन 3 एंड फोर्थ ऑप्शन आपका था ऑड। तो सबसे पहले आपको यहां पे बोला गया सिम्पसन रूल के अकॉर्डिंग, क्लियर, सिम्पसन रूल्स की बात कर रहे हैं। अब देखो सिम्पसन रूल जो आपका होता है किस लिए आपने यहां पे यूज किया है? डिटरमाइनिंग एरिया। तो सबसे पहली एक चीज आपको याद रखना है, दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली इफ ऑर्डिनेट आर ऑड। क्लियर? applicable, this rule is applicable only if ऑर्डिनेट की बात करूं या फिर ऑफसेट जो आपके क्वेश्चन में मेंशन किया है तो वो आपके कैसे होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। क्लियर? तो यहां इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका होगा वो फोर्थ नंबर का ऑप्शन जो आपका है ऑड, वो आपका आंसर यहां पे हो जाएगा, ठीक है। अब सिम्पसन रूल की अगर मैं बात करूं तो जैसे अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ ऑर्डिनेट मेरे कितने हैं, फॉर एग्जांपल 7 ऑर्डिनेट्स हैं, क्लियर। ऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं ऑफसेट की, तो मैं यहां पे O से डिनोट कर रहा हूं। तो O1 से O7 तक आपको ऑफसेट्स यहां पे दिए गए हैं। तो सिम्पसन रूल आपका क्या होगा? तो इसके लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू सिम्पसन रूल एरिया हमारा क्या हो जाएगा? अगर ऑर्डिनेट कितना है 1 to 7 आपको ऑर्डिनेट दिए गए हैं तो फॉर्मूला आपका होता है D/3।
अब यहां पे जो मैंने डी लिखा है, ये डी क्या कहलाता है? कॉमन इंटरवल कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉमन इंटरवल। ठीक है, डी हमारा क्या है? कॉमन इंटरवल है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा यहां पे? पहला वाला ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, मतलब O1 प्लस आपका क्या हो जाएगा? O7 हो जाएगा। क्लियर? फिर प्लस जितने भी आपके ऑड ऑर्डिनेट्स हैं, 2 का मल्टीप्लाई ऑड ऑर्डिनेट्स। अब इसमें कितने बचे होंगे अगर मैं बात करूं तो देखो O1, O2, O3, O4, O5, O6 एंड O7। तो पहला वाला और लास्ट वाला आपने यूज किया। अब अगर हम ऑड देखें इसमें तो वो क्या है? O3 है और O5 है। तो 2 इंटू O3 प्लस O5 प्लस नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा? अब जो रिमेनिंग आप इवन वाले बचे हुए हैं तो वो क्या आ जाएगा? 4 इंटू O2 प्लस O4 प्लस O6। ये आपका सिम्पसन रूल हो गया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट 2 इंटू सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 52 नंबर वाले क्वेश्चंस का, कि हमारा जो सिम्पसन रूल होता है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ऑड ऑर्डिनेट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 53 आपसे पूछा गया था, द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑब्जर्व्ड फॉर सैंड बॉइलिंग कंडीशन इज गिवन बाय। क्लियर? और इसके जो ऑप्शंस अपने को दिए गए थे, अब देखो ऑप्शंस फॉर्मूले में दिए गए हैं, तो ये ऑप्शंस को मैं बोर्ड पे लिखे देता हूं कि क्या क्या अपने को दिया गया था। पहला ऑप्शन जो था हमारा वो था आईसी ब्रैकेट क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, तो आईसी इक्वल्स टू G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई, ये हमारा पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था IC इक्वल्स टू G प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ई, दूसरा ये फॉर्मूला। तीसरा दिया गया है ऑप्शन IC इक्वल्स टू G माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ई, एंड फोर्थ अपने को दिया गया है IC इक्वल्स टू G प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ई। तो ये हमारे क्या दिए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। और क्वेश्चन क्या पूछा आपने से कि क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑब्जर्व्ड फॉर सैंड बॉइलिंग कंडीशन। क्लियर? तो अब यहां पे बात क्या चल रही है? सैंड बॉइलिंग कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज सैंड बॉइलिंग कंडीशन? सबसे पहले अपन इसको समझ लेते हैं कि सैंड बॉइलिंग कंडीशंस क्या होती है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो यहां पे कि इफ द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जो हमारा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है IC, यही है। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एक्सीड द, जब क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका एक्सीड हो जाता है तो द सॉइल मूव्स अपवर्ड, आपकी जो सॉइल होगी वो अपवर्ड क्या करेगी? मूव करेगी, एंड द सॉइल सरफेस अपीयर टू बी बॉइलिंग। वो सॉइल सरफेस जो होगी वो कैसी दिखेगी? आपकी बॉइलिंग के जैसे दिखेगी। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो सैंड बॉइलिंग अकर्स व्हेन वाटर अंडर प्रेशर वेल्स अप थ्रू अ बेड ऑफ सैंड। सैंड के बेड पे आपका जो वाटर है नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो ऐसे बुलबुले टाइप के आपकी सैंड सरफेस पे देखने को मिल रहे हैं, तो वो सैंड बॉइलिंग कंडीशंस हो जाती है। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा बोलोगे कि ये सैंड बॉइलिंग कंडीशंस आपकी कब आ रही है? जब आपकी इफेक्टिव स्ट्रेसेस क्या हो रही हैं? 0 हो रही हैं। तो ड्यूरिंग सैंड बॉइलिंग कंडीशंस जो आपका क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट IC होता है वो होता है आपका G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई। क्या होता है? G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, तो अब इस ऑप्शन में ए वाला हमारा कौन सा ऑप्शन है कि G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई, कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? तो यहाँ पे अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो IC इक्वल टू G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि सैंड बॉइलिंग कंडीशन के दौरान हमारा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है? G। अब G आपको पता है क्या होता है?
ठीक है। और ये आपको पता है वॉइड रेशियो, जी आपका ग्रेविटी हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, ठीक है। वैल्यूज मिलेंगी, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है छोटा मोटा, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एसएससी जूनियर इंजीनियर का जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें भी ये फॉर्मूला पूछा जा चुका है, तो बहुत सारी एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन बन चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉइल से, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और ये सैंड बॉइलिंग कंडीशन का भी पूछा गया है कि सैंड बॉइलिंग मतलब कि ये किसी प्रकार की सैंड है या सैंड का टाइप है, तो इस टाइप का इस पे भी क्वेश्चन बना हुआ है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस पे भी अपन डिस्कस कर लेंगे आगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का कि 54 नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा है एग्जाम में, वो पूछा था द डोवल वार यूज्ड इन अ आरसीसी फुटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हमारा जो आरसीसी फुटिंग होता है, क्लियर, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की फुटिंग होता है, उसमें जो हम डोवल वार यूज करते हैं वो किसका एग्जाम्पल है। 4 ऑप्शन यहाँ पे पहला दिया गया था प्लास्टिक हिंज, दूसरा दिया गया था यहाँ पे ऑप्शन डेवलपमेंट बॉन्ड, तीसरा दिया गया था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट एंड फोर्थ आपको दिया गया था एंकरेज बॉन्ड। तो एक चीज याद रखना, जब भी हम रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की फुटिंग को बनाते हैं और उसमें जो हम डोवल वार का यूज करते हैं, तो वो डोवल वार का फंक्शन क्या होता है, डेवलपमेंट बॉन्ड के लिए उसको प्रोवाइड किया जाता है। किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, डेवलपमेंट बॉन्ड के लिए उसको प्रोवाइड किया जाता है, किसको, डोवल वार को। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आपको आंसर याद रखना है कि जो डोवल वार हमने यहाँ आरसीसी फुटिंग में यूज किया है वो डेवलपमेंट बॉन्ड का एक क्या है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट बॉन्ड आपका आंसर हो जाएगा, सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सॉफिट यूज्ड इन द स्टेयर। अब देखो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सॉफिट जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो स्टेयर में, वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है टॉप सरफेस ऑफ स्टेयर, जो स्टेयर की आपकी टॉप सरफेस होती है उसको क्या हम सॉफिट बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन था आपका आउटर प्रोजेक्शन ऑफ अ ट्रेड, जो हम ट्रेड बनाते हैं उसका आउटर प्रोजेक्शन है क्या। नेक्स्ट है थर्ड साइड सरफेस ऑफ स्टेयर, स्टेयर की साइड की जो सरफेस होती है उसको क्या हम बोलते हैं। फोर्थ ऑप्शन था अंडर सरफेस ऑफ स्टेयर, स्टेयर जो है उसके नीचे की जो सरफेस है, अंदर की जो सरफेस है, क्या हम उसको बोलते हैं। तो समझते हैं, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक स्टेयर का डायग्राम बना लेते हैं। क्लियर, आपका स्टेयर्स कैसा होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का आपका स्टेयर का आपने देखा होगा डायग्राम होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे पूरा ये बेस हो गया है, ये आपका यहाँ पे स्टेयर्स फॉर एग्जांपल ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपने देखा होगा ये कैसा जुड़ा हुआ होता है, इस टाइप से ये जुड़ा हुआ होता है स्टेयर आपका। ये आपका क्या कहलाता है, आपको पता है, ये राइजर या राइज कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है, ट्रेड कहलाता है। तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ सॉफिट की, क्लियर, किसकी बात कर रहे हैं अपन, सॉफिट की बात कर रहे हैं कि ये सॉफिट क्या होता है। तो देखो सॉफिट यहाँ पे क्या होता है कि जो आप ये लाइन देख रहे हो, मतलब ये आपका स्टेयर है, स्टेयर के अंदर या मैं बोलूँ स्टेयर के नीचे जो ये लाइन आप देख रहे हो इनक्लाइंड, ये जो लाइन आपकी होती है ये आपकी क्या कहलाती है, सॉफिट कहलाती है। क्या कहलाती है, सॉफिट कहलाती है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन जो हमने देखे थे, तो 4 ऑप्शन में 4th नंबर का ऑप्शन आपने देखा था अंडर सरफेस ऑफ स्टेयर। ये स्टेयर है, स्टेयर के अंडर की जो सरफेस आ रही है, अंदर की जो सरफेस आ रही है वो हमारा सॉफिट कहलाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर जो हमको दिया गया है अंडर द सरफेस ऑफ स्टेयर, वो हमारा क्या कहलाता है, सॉफिट कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट 56 हमारा जो क्वेश्चन था, द मेजर लॉस ऑफ एनर्जी इन लॉन्ग पाइप इज ड्यू टू। अगर हम एक लंबा पाइप यूज कर रहे हैं तो उसमें, या लंबी नली हमने यूज की है, तो उसमें मेजर लॉस जो एनर्जी का होगा वो कौन सा होगा, ड्यू टू, किस वजह से होगा। पहला यहां पे बोला उन्होंने सडन इनलार्जमेंट, सडन इनलार्जमेंट आपका पहला ऑप्शन था। इसका मतलब क्या है कि एकाएक से आपके पाइप का जो ओपनिंग है वो बढ़ गई है, सडन इनलार्ज हो गई है।
सडन कॉन्ट्रैक्शन, बड़ी वाली ओपनिंग आ रही थी, अब सडनली आपने उसको क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है। क्लियर, बड़ी ओपनिंग आई और सडनली वो क्या हो गई, छोटी हो गई है। थर्ड ऑप्शन आपका था लेंथ ऑफ पाइप, पाइप की जो लेंथ होगी, क्लियर, वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा उन्होंने बोला है। नेक्स्ट फ्रिक्शन इन पाइप, पाइप के अंदर जो वाटर और पाइप की सरफेस के बीच में आपका घर्षण हो रहा होगा, फ्रिक्शन हो रहा होगा वो। तो आपको पता है कि अगर एनर्जी की लॉस की हम बात कर रहे हैं किसमें, एक लॉन्ग पाइप में, तो लेंथ तो आपको मिल रही है, जितनी लेंथ में आपका वाटर फ्लो हो रहा होगा तो पाइप और वाटर के बीच में क्या हुआ होगा, फ्रिक्शन यहाँ पे क्रिएट हुआ होगा। तो जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो किसमें हो रहा होगा, आपका फ्रिक्शन में हो रहा है। देखो सडन इनलार्जमेंट, सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, मेजर लॉस जो हुआ है वो किस वजह से हुआ है, फ्रिक्शन की वजह से हुआ है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन इन पाइप, ये हमारा आंसर है, जो यहाँ पे लंबी नलियों में सबसे ज्यादा ऊर्जा का क्या करता है, लॉस करता है। और ये जो फ्रिक्शन इन पाइप और लॉन्ग पाइप की मेजर लॉसेस की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए हम कौन सी इक्वेशन का यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो डार्सी-वेस्टरवेच इक्वेशन जो आपकी है उसका यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको इक्वेशन का नाम याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी जो आपकी एग्जाम होने वाली है तो बन सकते हैं चांसेस, ठीक है। और आप देख ही रहे होगे कि जैसे जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन हुए, प्रीवियस ईयर में आए हैं, यहाँ तक कि पहली शिफ्ट में भी पूछ लिया गया, अगले दिन पहली शिफ्ट में वही क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो क्वेश्चन का रिपीटेशन है यहाँ पे, 5 या 10 क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप रिपीटेशन यहाँ पे चल रहा है, तो ये आपको मेंटेलिटी थोड़ा सा बना के रखना है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और पुराने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपके नंबर भी यहाँ पे बूस्ट होंगे, नंबर भी आपके बढ़ेंगे, ठीक है। और एक आपको यहाँ पे गाइडेंस भी मिलता जाएगा कि क्या हम स्कोर कर पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर में हमारा क्या स्कोर हुआ है, और उसके बेसिस पे हमें जो 2020 वाला पेपर देना है अभी दिसंबर में, उसकी हमारी मेंटेलिटी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। चलो नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखते हैं 57 क्वेश्चन हमारा है, द लाइन वेयर द वेलोसिटी पोटेंशियल इज कांस्टेंट इज कॉल्ड एज। ऐसी लाइन जहां पे वेलोसिटी पोटेंशियल जो आपका होता है वो कांस्टेंट हो जाए, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं। देखो डायरेक्ट फैक्चुएट क्वेश्चन है आपको। पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया है इक्यू पोटेंशियल लाइन, दूसरा ऑप्शन दिया है फ्लो लाइन, तीसरा दिया है वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड फोर्थ दिया है स्टीम लाइन। तो आपको पता है कि पोटेंशियल वेलोसिटी पोटेंशियल अगर हमारा किसी लाइन पे कांस्टेंट हो जाता है तो ऐसी लाइंस जो हमारी होती है उनको हम इक्यू पोटेंशियल लाइंस बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर क्या होना है अपना, इक्यू पोटेंशियल लाइन होना है। क्लियर। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन की अगर बात करूं तो 58 क्वेश्चन क्या बोला, द डिफरेंस ऑफ QACT। देखो इस टाइप से आपको क्वेश्चन में लिखा है QACT, इसका मतलब है एक्चुअल डिस्चार्ज। इसका मतलब क्या है आपका, एक्चुअल डिस्चार्ज, ठीक है। तो क्या बोला क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ QACT एंड QTH। QTH का मतलब है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। क्लियर। इसका मतलब क्या हो गया आपका, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ठीक है। तो QACT एंड QTH जो लिखा था ये अपन ने समझ लिया। इस नेक्स्ट बोला इसने क्या कि द डिफरेंस ऑफ QACT Q एक्चुअल एंड Q थ्योरेटिकल इन अ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन यहाँ पे था इफिशियंसी, दूसरा था लॉस ऑफ एनर्जी, तीसरा था डिस्चार्ज एंड फोर्थ था आपका स्लिप। क्लियर। तो इन्होंने क्या बोला कि इन दोनों टर्म्स के बीच में जो हमारा डिफरेंस होता है, क्लियर, डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो अगर आपने डिटेल्ड में पढ़ा हुआ है हाइड्रोलिक्स को तो वहां पे आपको पता है कि जो हमारा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज होता है, अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर देता हूं एक्चुअल डिस्चार्ज के साथ, तो जो मुझे टर्म मिलती है वो हमारा क्या कहलाता है, स्लिप कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लिप कहलाता है। अगर यही चीज अपने को किस में फाइंड आउट करना है, परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो परसेंटेज ऑफ स्लिप की अगर हम बात करें तो परसेंटेज ऑफ स्लिप अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका, देखो QTH माइनस Q एक्चुअल डिवाइड बाई QTH मतलब थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, और परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूं तो फ्रैक्शन में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर।
मतलब अगर मैं इसको और आगे कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, आप देखना, QTH डिवाइड बाई QTH माइनस Q एक्चुअल अपॉन QTH। ये हो गया, QTH से QTH आप कैंसिल आउट करोगे, ये आपका 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में आपका क्या चल रहा है, 100 चल रहा है। तो अब मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, देखना, तो देखो क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस QACT अपॉन QTH इंटू 100, ये हो जाएगा। अब देखो Q एक्चुअल और QTH का जो रेशियो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, CD बोलते हैं। क्लियर? तो अब ये फॉर्मूला किसमें हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 1 माइनस CD इंटू 100। तो इस फॉर्मेट में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि जो हमारा Q एक्चुअल और Q थ्योरेटिकल होता है, अगर हम इनके डिफरेंस की बात करते हैं तो ये क्या होता है, आपका स्लिप कहलाता है। ठीक है, तो आंसर आपका इसका हो गया है। आई थिंक आपको क्लियर भी हो गया होगा। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन था, इसका आंसर हो गया है अपना। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन 59। नेक्स्ट है, द लाइन विच गिव द सम ऑफ प्रेशर हेड, डेटम हेड एंड काइनेटिक हेड ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड इन अ पाइप इज कॉल्ड एज। क्लियर? ऐसी रेखा का आपको नाम बताना है जो सबमिशन बता रही है प्रेशर हेड का, डेटम हेड का और काइनेटिक हेड का। क्लियर? और फ्लूइड जो आपका फ्लो हो रहा पाइप में। तो पहला ऑप्शन आपको दिया था हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, दूसरा दिया था डिस्चार्ज ग्रेडियंट, तीसरा दिया था वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड फोर्थ दिया था टोटल एनर्जी। तो याद रखना कि हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन में जो आपको बोला है, पहला बोला है आपको प्रेशर हेड, क्या बोला है आपको, प्रेशर हेड। दूसरा आपको क्या बोला है, डेटम हेड, दूसरा क्या बोला आपको, डेटम हेड। और तीसरा आपको क्या बोला है, काइनेटिक हेड। तो इनके सबमिशन को कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करती है, तो याद रखना उस लाइन को हम बोलते हैं टोटल एनर्जी लाइन। वो क्या कहलाती है हमारी, टोटल एनर्जी लाइन कहलाती है। क्लियर? तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, टोटल एनर्जी लाइन हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो एक कमेंट में आप लोग मुझे आंसर करके बताना, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होती है और टोटल एनर्जी लाइन आपकी होती है, तो इनमें क्या रिलेशन होता है। क्लियर? और जब इनको ड्रॉ करते हैं तो कौन कहाँ पे कैसे ड्रॉ होती है, तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना कमेंट में। अगर आपने डिटेल्ड में किया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है, और अगर नहीं किया है तो आप कमेंट करोगे तो आपको रिप्लाई भी वहाँ पे हो जाएगा, आपको आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 60 क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, द रिकमेंडेड डायामीटर ऑफ डोमेस्टिक सीवर पाइप लेड एट अ ग्रेडियंट 1 in 100 सेल्वी। डोमेस्टिक पर्पज के लिए हम जो सीवर पाइप डालते हैं 1 in 100 के ग्रेडियंट पे, उसके लिए डायामीटर कितना रिकमेंड किया गया। तो आपको पता है ये डायामीटर कौन रिकमेंड करता है, GOI मैनुअल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल्स के अकॉर्डिंग इसको रिकमेंड किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला आपको दिया है 100, दूसरा दिया है 175, तीसरा दिया है 150 एंड फोर्थ दिया है आपको 125। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको रिकमेंडेड वैल्यू है GOI मैनुअल्स के अकॉर्डिंग वो आपकी कितनी है, 150, 150, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61, द एप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ क्यूबिक कंटेंट ऑफ 350 क्यूबिक मीटर एट ₹250 पर क्यूबिक मीटर इज। मतलब क्वांटिटी एस्टिमेशन जो आपका सब्जेक्ट होता है उससे फाइनली क्वेश्चन आपका आ चुका है, और ऑप्शंस में आपको रेट दिए गए हैं। उसको कैलकुलेट करने के बाद पहला दिया गया है 97,500 रुपीज, दूसरा दिया 67,500 रुपीज, तीसरा दिया 77,500 रुपीज, फोर्थ आपको दिया 87,500 रुपीज। क्लियर? कैलकुलेट करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, क्यूबिक कंटेंट आपको दिया गया है। क्लियर? क्या दिया आपको, क्यूबिक कंटेंट आपको यहाँ पे दिया गया है। क्यूबिक कंटेंट आपको कितना दिया,
350 क्यूबिक मीटर टोटल क्यूबिक कंटेंट। और पर क्यूबिक मीटर के आपको रेट दिए गए हैं, कितना दिया, 250 रुपये आपको दिया है पर क्यूबिक मीटर। तो टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो टोटल हमारा इतना वर्क होना है और ये कॉस्टिंग आ रही है। तो सिंपल सा है 350 इंटू 250, इनका क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा 87,500 रुपीज। तो हमारा आंसर कितना आ गया 87,500 रुपीज, ये आंसर हमारा आ गया है। तो नेक्स्ट हमारा 62 क्वेश्चन है, द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मेसन रिक्वायर्ड फॉर प्लास्टरिंग अ वॉल ऑफ लेंथ 25 मीटर एंड हाइट 3 मीटर एज। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, नंबर 1 ऑप्शन है आपका 8, सेकंड ऑप्शन 7, थर्ड ऑप्शन 6 एंड फोर्थ ऑप्शन आपका कितना है 5। तो अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मेसन यहाँ पे हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट यहाँ पे कर लेंगे। तो बॉल जो दी गई है उसकी लेंथ 25 मीटर है और हाइट है हमारी कितनी 3 मीटर, तो टोटल एरिया हमारा 75 स्क्वायर मीटर आ गया है। 75 स्क्वायर मीटर एरिया की क्या करना है, प्लास्टरिंग वर्क करना है। अब देखो आउट टर्न की बात होती है, किसकी बात होती है, आउट टर्न। तो वन मेसन के द्वारा पर डे कितना आउट टर्न निकाला जाता है, 12 स्क्वायर मीटर अप्रॉक्स आउट टर्न निकाला जाता है। तो इसके हिसाब से 75 स्क्वायर मीटर आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेट मुझे मेसन्स यहाँ पे निकल आएंगे। तो 75 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करने पर अप्रॉक्स कितनी वैल्यू आई 6.25 आई। मतलब अगर 75 स्क्वायर मीटर मुझे प्लास्टरिंग वर्क करना है तो अप्रॉक्स 6.25, मतलब इसको हम राउंड फिगर में ले लेंगे किसके बराबर 6। तो हमारे नंबर ऑफ मेसन कितने रिक्वायर्ड होंगे, 6 नंबर ऑफ मेसन रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 62 का आंसर हमारा कितना हो गया है 6 आंसर हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 63 और तो यहां पे पूछा है आपसे द IS कोड यूज टू परफॉर्म अ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। देखो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट को आप SPT टेस्ट भी बोलते हो, ठीक है। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में भी लिख के आ जाए तो ये पता आपको होना चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पे है, लिखे दे रहा हूं मैं ये ऑप्शंस जो दिए गए हैं अपने को क्वेश्चंस में। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है IS 2720, दूसरा है आपका IS 2131, नेक्स्ट आपको दिया गया है IS 2386, नेक्स्ट आपको फोर्थ दिया है IS 456। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन सा IS कोड हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए, ठीक है। तो समझते हैं। तो देखो सबसे पहला जो IS आपको दिया, देखो IS स्टैंड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। अब जो पहला हमारा कोड है 2720, इसको हम यूज करते हैं फॉर टेस्ट ऑफ सॉइल। सॉइल की टेस्टिंग अगर मुझे करनी है तो मैं इस कोड का यूज करता। अब देखो सॉइल की टेस्टिंग, अब देखो SPT भी आप वहीं पे लगा रहे हो, तो इसका मतलब ही नहीं कि SPT में आपने इसको यूज कर लिया। अब टेस्ट फॉर सॉइल मतलब सॉइल जो हमारी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तब हम इस कोड का यूज करते हैं। 2720 IS कोड का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट 2131 जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, इस कोड को यूज किया जाता है फॉर स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ सॉइल। सॉइल का SPT टेस्ट अगर मुझे करना है तो हम इस कोड का यूज करते हैं, याद रखना। 2386 जो इंडियन स्टैंडर्ड टेस्ट है आपका, तो जब हम कंक्रीट को बनाते हैं, किसको बनाते हैं, कंक्रीट को बनाते हैं, तो उसमें जो एग्रीगेट यूज किया जाता है। अब आपको पता है कंक्रीट क्या होता है, हमारा कंक्रीट हमारा मिक्सचर होता है, किसका, सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट का और वाटर का। तो जो एग्रीगेट हमने यहाँ पे यूज किया है, तो टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, टेस्ट फॉर एग्रीगेट, टेस्ट फॉर एग्रीगेट। जो कंक्रीट में हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं उसके लिए हम इस
कोड का यूज करते हो। 4, 5, 6 का आपको पता है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट आरसीसी के लिए आप जो यूज करते हो वो आपका 4, 5, 6 होता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा एसपीटी टेस्ट के लिए कि आप कौन सा कोड यूज करते हो, तो 2131 जो आईएस कोड आपका है, उस आईएस कोड को आपको क्या करना है, यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 64, द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज। आपको यहां पे बताना है कि 1 बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम क्या होता है। पहला ऑप्शन अपने को यहां पे दिया गया है 34 क्यूबिक मीटर, दूसरा दिया गया है आपको 3.4 क्यूबिक मीटर, तीसरा ऑप्शन है आपका 0.34 क्यूबिक मीटर और नेक्स्ट ऑप्शन आपका है 0.034 क्यूबिक मीटर। क्लियर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे करना है, क्वांटिटी एस्टिमेशन का क्वेश्चन है। तो अपने को यहां पे सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 सीमेंट बैग, तो 1 सीमेंट बैग की जो डेंसिटी होती है आपकी वो कितनी होती है, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारी डेंसिटी हो गई है। क्लियर। अब डेंसिटी की हम जब बात कर रहे हैं तो डेंसिटी हमारी क्या होती है, डेंसिटी हमारी क्या होती है, डेंसिटी होती है आपकी m/v, मास अपॉन क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है डेंसिटी। यहां पे आपसे बोला है वॉल्यूम बताना है, तो इसको इंटरचेंज कर दें, v = m अपॉन डेंसिटी कर देते हैं। सिंपल सा है। मास 1 बैग सीमेंट के अगर मास की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 50 kg आपका हो जाएगा। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, अब देखो आप, तो m की वैल्यू यहां पे मैंने रख दी 50 kg, डेंसिटी यहां पे रख दिया 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये रख दिया। किलोग्राम से किलोग्राम हो गया आपका क्या, कैंसिल आउट। ये मीटर क्यूब कहां, ऊपर चला जाएगा। 50 को जब हम डिवाइड करेंगे 1440 से तो आपका आंसर कितना है, 0.034 मीटर क्यूब। क्लियर। तो द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट आपका यहां पे निकल के आ गया है कितना, 0.034 क्यूबिक मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो था इस क्वेश्चन का वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 65 क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। ये हम आगे भी पढ़ चुके थे। क्लियर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला दिया हुआ है इंग्लिश बॉन्ड, दूसरा दिया है डायगोनल बॉन्ड, तीसरा दिया है फ्लेमिश बॉन्ड एंड फोर्थ दिया है रैकिंग बॉन्ड। क्लियर। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी आगे डिस्कस कर चुके हैं और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इंग्लिश बॉन्ड होता है इसमें जो कोर्स होता है, देखो एक कोर्स मतलब एक पूरी आपने लेयर प्लेस्ड कर दी है, तो अल्टरनेट कोर्स आप यहां पे यूज कर रहे हो हेडर और किसका, स्ट्रेचर का। ये भी मैं आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, ब्रिक है, तो ये जो फेस आपका होता है ये आपका क्या कहलाता है, हेडर कहलाता है, और ये जो फेस आपका होता है ये आपका क्या कहलाता है, स्ट्रेचर कहलाता है। क्लियर। अब यहां पे बात क्या कर रहा हूं, अल्टरनेट कोर्स की बात कर रहा हूं। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये मेरा स्ट्रेचर है, देन फिर मेरा स्ट्रेचर है, देन फिर मेरा स्ट्रेचर है, ये स्ट्रेचर का एक कोर्स हमारा प्लेस्ड है। अब इसके ऊपर एक हेडर आया, दूसरा हेडर आया, इस टाइप से ये आपने हेडर की फेसिंग का पूरा कोर्स डाल दिया है। तो ये अल्टरनेट कोर्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इस बॉन्ड को बोला जाता है कौन सा बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड। क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, इंग्लिश बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। और पहले जो वीडियो थी आपकी उसमें क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था कि डायगोनल बॉन्ड जो आपका होता है वो किस बॉन्ड के टाइप का होता है, तो वो रैकिंग बॉन्ड अपन ने वहां पे समझा था कि वो रैकिंग बॉन्ड होता है। वहां पे अपन ने सारे बॉन्ड को भी क्लियर किया था। और अगर आप बिल्डिंग मटेरियल के सब्जेक्ट को और डिटेल्ड में पढ़ना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल की आप प्लेलिस्ट चेक करें और वहां पे आपको पूरे का पूरा सब्जेक्ट अपलोड किया हुआ है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियोज को। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट किया गया है वहां पे। नेक्स्ट 66 हमारा जो क्वेश्चन है, द यूजफुल पार्ट ऑफ लिवेबल एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इज कॉल्ड। बिल्डिंग जो आपकी होती है उसका जो यूजफुल पार्ट आपका होता है लिवेबल एरिया का, उस एरिया को हम क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, कारपेट एरिया, प्लिंथ एरिया, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया एंड 4th ऑप्शन है आपका सर्कुलेशन एरिया।
देखो कारपेट एरिया जो हमारा होता है, सबसे पहला ही ऑप्शन जो आपको दिया था यही हमारा आंसर है। जो हमारा कारपेट एरिया होता है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, लिवेबल एरिया बोलते हैं। जिसमें आप रहते हो वही हमारा क्या होता है, लिवेबल एरिया होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कारपेट एरिया। और कारपेट एरिया की और डेफिनेशन को समझें तो नेट यूजेबल एरिया, आप इसको बोल सकते हो कारपेट एरिया हमारा क्या होता है, नेट यूजेबल, क्या होता है, नेट यूजेबल एरिया। क्लियर? तो कारपेट एरिया हमारा क्या हो गया, नेट यूजेबल एरिया हो गया। यही उसने पूछा है कि लिवेबल एरिया का जो यूजफुल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो हमारा कारपेट एरिया हो गया। हाँ अच्छा, एक और चीज याद रखना है कि इंटरनल वॉल की जो थिकनेस यहाँ पे होती है उसको क्या इंक्लूड किया जाता है इसमें, ठीक है। लेकिन बालकनी हुई, टेरेस हुई, वो सब यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएंगे आपकी, ठीक है। प्लिंथ एरिया की अगर मैं बात करूं तो इसको भी समझ लेते हैं, ऑप्शन में अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्लिंथ एरिया क्या कहलाता है, तो इंक्लूड एक्सटर्नल वॉल थिकनेस। हम इसमें क्या कर दें, एक्सटर्नल वॉल की थिकनेस को ऐड कर दें तो वो हमारा प्लिंथ एरिया। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया और सर्कुलेशन एरिया, सर्कुलेशन एरिया मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम जिस एरिया का यूज कर रहे हैं वो हमारा सर्कुलेशन एरिया कहलाता है। अब हॉरिजॉन्टल मतलब कि एक फ्लोर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है आपको, वो हॉरिजॉन्टल हो गया। अब फ्लोर ही चेंज करना है मतलब ग्राउंड पर हो फर्स्ट फ्लोर पे जाना, मतलब स्टेयर का आपने यूज किया, डेट इज वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। वो आपका किस में आएगा, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया में आएगा। तो हमारा जो ये क्वेश्चन था इसका आंसर है आपका कारपेट एरिया। क्लियर? नेट यूजेबल एरिया हमारा ये कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67, द फॉर्मूला फॉर फ्लड डिस्चार्ज आर मोस्टली ऑफ द फॉर्म। और यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। अब देखो ऑप्शंस यहाँ पे फॉर्मूले में हैं तो मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस लिखे दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे है Q इक्वल्स टू C प्लस A प्लस N। दूसरा ऑप्शन है Q इक्वल्स टू C इंटू A की पावर स्मॉल n। दूसरा है Q इक्वल्स टू C log स्मॉल n। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा Q इक्वल्स टू C e की पावर स्मॉल n। तो ये हमारे चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि जो फ्लड डिस्चार्ज हमारा होता है उसको हम कैसे एस्टिमेट करते हैं। तो फ्लड डिस्चार्ज को एस्टिमेट करने के लिए हम यूज करते हैं रन ऑफ फॉर्मूला। किसको यूज करते हैं, रन ऑफ फॉर्मूला। अब रन ऑफ फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो रन ऑफ को कैलकुलेट करने के लिए हम दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज करते हैं। एक हमारा क्या होता है, डिकेंस फॉर्मूला, ये क्या होता है हमारा, डिकेंस फॉर्मूला होता है। और दूसरा हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेवे फॉर्मूला। क्लियर? ये दो फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखो डिकेंस फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो डिकेंस फॉर्मूला आपका क्या होता है, देखो Q इक्वल्स टू C इंटू A। अब देखो इसकी पावर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पावर इसकी कितनी दी गई है, 3/4। और अगर इस सेकंड फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Q इक्वल्स टू C इंटू A की पावर 2/3। अब देखो यहाँ पे ना उसने डिकेंस फॉर्मूला बोला है ना रेवेस फॉर्मूला बोला है। और अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ये जो पावर है इस पावर को हटा दिया जाए तो यहाँ पे फॉर्मूला, देखो पावर तो कुछ ना कुछ है, तो फॉर्मूला यहाँ पे कॉमन क्या बन रहा है हमारा, C इंटू ए की पावर n। अब ये डिपेंड करती है कि आप डिकेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला यूज कर रहे हो। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि फ्लड डिस्चार्ज को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आपके मन में आया होगा कि C क्या है, कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है किस पे, रीजन्स पर। क्लियर? किस रीजन्स के लिए आप फ्लड डिस्चार्ज को कैलकुलेट करना चाहते हो उसके बेसिस पे आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, Q इक्वल्स टू C इंटू A की पावर n। ये फॉर्मूले आप याद रखना, n डिपेंड कर रहा है आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 68, द टर्म
fill in the blanks दिया गया है, is used to designated the part of a structure that transmit its open weight of the superstructure and force which may act upon them। मतलब उसने ये बोला है कि उस टर्म को आपको बताना है जो स्ट्रक्चर के खुद के लोड को क्या कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है। ऑप्शन यहाँ पे दिया है प्लंथ, दूसरा दिया है लाइव लोड, तीसरा दिया है फाउंडेशन एंड फोर्थ दिया है टी बीम। तो आपको पता है कि पूरा स्ट्रक्चर का जो लोड होता है, सुपर स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, फोर्सेस को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, स्ट्रक्चर के खुद के वेट को इंक्लूड किया गया है। तो पूरा का पूरा वेट जो होता है वो किस पर ट्रांसमिट होता है, फाउंडेशन। और फाउंडेशन किसको करता है, एक लार्ज सॉइल मास को उस लोड को ट्रांसफर कर देता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, फाउंडेशन यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स, द नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 2.5 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसोनरी। क्लियर, 69 नंबर का क्वेश्चन है ये हमारा। ऑप्शंस दिया है, पहला 1550, दूसरा दिया है 1435, तीसरा दिया है 1250 एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा दिया है 1625। अब यहां पे बात कर रहे हैं मॉड्यूलर ब्रिक की। क्लियर, किसकी बात की जा रही है, मॉड्यूलर ब्रिक की बात की जा रही है। मॉड्यूलर ब्रिक की अगर मैं साइज की आपसे बात करूं तो मॉड्यूलर ब्रिक की हमारी साइज क्या होती है, तो साइज क्या होती है 200 mm इंटू 100 mm इंटू 100 mm। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 2.5 क्यूबिक मीटर हम क्या करना चाहते हैं, ब्रिक मैसोनरी करना चाहते हैं। अब देखो 2.5 का कैलकुलेशन आपको करना है तो सिंपल सा है। मैं अगर आपसे बोलूं कि 1 क्यूबिक मीटर के लिए मुझे कितने नंबर ऑफ ब्रिक की रिक्वायरमेंट होगी, तो कैसे निकालते हैं हम नंबर ऑफ ब्रिक, नंबर ऑफ ब्रिक कैसे निकालेंगे, तो ये आपका टोटल आपका वर्क है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ 1 क्यूबिक मीटर के लिए निकाल रहे हैं तो 1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक आ जाएगा। अब देखो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ये आपको साइज दी गई है, लेंथ दी गई है, हाइट दी गई है, विड्थ दी गई है, हम इसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1। क्लियर, यूनिट का कन्वर्जन यहाँ पे कर दिया है। और आप जैसे ही इसको आगे सॉल्व करोगे तो कितना आता है, स्टैंडर्ड है, आप लोगों को याद भी होगा ये कि 1 क्यूबिक मीटर वर्क में मुझे 500 नंबर ऑफ ब्रिक की रिक्वायरमेंट होती है। तो 1 मीटर क्यूब में 500 की रिक्वायरमेंट है तो 2.5 में मुझे कितने की रिक्वायरमेंट होगी, सिंपल सा है, हम 500 का मल्टीप्लाई 2 किससे कर देंगे, 5 से कर देंगे, तो 1250 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक आ जाएंगे 2.5 क्यूबिक मीटर ब्रिक मैसोनरी के वर्क के लिए। क्लियर, तो ये आंसर आपका हो गया 1250। ठीक है, 69 क्वेश्चन जो अपना है उसका आंसर कितना है 1250 हो गया है। नेक्स्ट 70 नंबर का क्वेश्चन, द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, किस केस में आप स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट नहीं करते हो। पहला ऑप्शन है रेनफोर्स्ड कंक्रीट छज्जा, दूसरा है आपका फॉर्मवर्क, तीसरा है आपका कंक्रीट जेफरीज एंड फोर्थ ऑप्शन आपका है डैम्प प्रूफ कोर्सेस। क्लियर, तो आपको पता है फॉर्मवर्क जो होता है वो भी स्क्वायर मीटर में होता है, कंक्रीट जेफरीज की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारे स्क्वायर मीटर में होती है, डैम्प प्रूफ कोर्स को भी हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। क्लियर, तो एक ही बचता है यहाँ पे रेनफोर्स्ड कंक्रीट छज्जा, जो हम बनाते हैं उसको हम स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट नहीं करते हैं। क्लियर, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेनफोर्स्ड कंक्रीट छज्जा। देखो ये यूनिट्स आपसे पूछी जाती हैं क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड सर्वेइंग में, इसके लिए सबसे अच्छा पता क्या है कि जो हमारा SOR होता है, शेड्यूल ऑफ रेट आपको जो दिया गया है PWD का, अगर आप ऑनलाइन भी उसको डाउनलोड कर सकते हो तो उसमें सारे वर्क की यूनिट्स दी गई हैं, तो आप उसको एक बार प्रेफर कर सकते हो। आप गूगल से डाउनलोड करना, उसमें देखना हर एक वर्क की यूनिट्स दी गई हैं, या फिर आपने BE टाइम में BN दत्ता का भी यूज किया होगा तो BN दत्ता में भी आपको सारे वर्क की दी गई हैं। तो इम्पोर्टेंट जो है तो QSC के भी लेक्चर हमारे अपलोड हो रहे हैं अभी, तो आप उसको भी देख सकते हो, उसमें भी आपको बताया गया है कि इम्पोर्टेंट यूनिट्स कौन सी हैं, तो आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हो, प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 71, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द फ्लैट वेल्ड टू द फेस ऑफ द डायग्रामेट्रिक वेल्ड इज नॉन एज।
पहला है इफेक्टिव लेंथ, दूसरा है इफेक्टिव कवर, तीसरा है इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका इफेक्टिव डेप्थ। तो फ्लैट वेल्ड की अगर मैं बात करूं तो फ्लैट वेल्ड का अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपसे कि ये हमारा एक प्लेट है और इस प्लेट पर ये एंगल को मैंने कनेक्ट किया हुआ है, क्लियर। अब एंगल को कनेक्ट कर रहा हूं तो यहाँ पे जनरली ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शंस आपने क्या कर दिया, ये फ्लैट वेल्ड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम मैट्रिक आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, डायग्राम मैट्रिक वेल्ड और फेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो ये वाली डिस्टेंस की वो बात कर रहा है, कौन सी वाली, ये जो डिस्टेंस आ रही है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, दैट इज इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। ये आपकी क्या कहलाती है, थ्रॉट थिकनेस कहलाती है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, थ्रॉट थिकनेस आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 72, the highest point in cross section of a curved road surface commonly at the near of center is known as। पहला ऑप्शन है समिट, दूसरा है पीक, तीसरा है क्रॉस फॉल एंड फोर है क्राउन। देखो क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, जो नियरेस्ट है इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, सिंपल सा है, ये हमारा क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। शीर्ष इसको बोला जाता है, सेंटर के पास में भी है, क्लियर। वो हाईएस्ट पॉइंट है, इस पूरे कर्व का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, यही है, तो इसको क्या बोला जाएगा, शीर्ष, क्राउन, क्लियर। तो आंसर क्या हो गया हमारा, क्राउन हो गया है। नेक्स्ट 73 हमारा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सीवेज विथ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर टू कीप इन एरोबिक कंडीशन इज नॉन एज, क्लियर। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सीवेज लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर में हम जब सीवेज को मिक्स कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पहला है करंट, दूसरा है ऑक्सीडेशन, तीसरा है डाइल्यूशन एंड फोर्थ है आपका सेडिमेंटेशन। तो हम जब सीवेज वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं तो डाइल्यूट करते हैं, क्या करते हैं, सीवेज को हम नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेस हैं, रिवर हुआ, तो उसमें हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। और जो मिक्सिंग की प्रोसेस होती है सिंपल सा है, अगर हम एक एग्जांपल से समझें, ठीक है। जैसे घर में अगर कोई मेहमान हमारा आता है, हम क्या करते हैं, रुआवजा बनाते हैं, बोले ठंडा ऑफर कर रहे हैं, अब रुआवजा की बात करते हैं, तो रुआवजा को क्या किया हमने, पानी के अंदर डाला, शुगर को भी हमने डाला और एक क्या किया, सॉल्यूशन बनाया। तो सॉल्यूशन बनाया तो वो क्या हुआ, दैट इज डाइल्यूशन, मतलब वो रुआवजा जो है वो डाइल्यूट हो गया आपके वाटर का साथ। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि जो हमारा सीवेज है वो हमने लार्ज वाटर वॉल्यूम में मिक्स कर दिया है, तो वो क्या हुआ है, डाइल्यूट हुआ है उस वाटर के साथ। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन हमारा आंसर हो जाएगा, जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है दैट इज डाइल्यूशन, ये हमारा आंसर हो गया। 74th नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, द पोर्शन ऑफ अ वॉल बिकम्स फेसिंग एंड बैकिंग इज टर्म्ड एज। अब आपसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, फेसिंग और बैकिंग यहाँ पे बोला है वॉल का, क्या बोला, पोर्शन ऑफ वॉल बिटवीन फेसिंग एंड बैकिंग इज टर्म्ड एज। फेसिंग और बैकिंग के बीच का जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है। अब बीच का पोर्शन तो हम बाद में बताएंगे, पहले मुझे फेसिंग पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, बैकिंग पता होना चाहिए। चलो पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन था फेसिंग, दूसरा ऑप्शन था बैकिंग। देखो अब ये क्वेश्चन में भी उसने यही ऑप्शन डाल दिए। दूसरा आपको दिया है हार्टिंग और फोर्थ दिया है रैकिंग। तो आप फेसिंग का यहाँ पे मतलब समझते हैं कि फेसिंग क्या कहलाता है, क्लियर। और दूसरा यहाँ पे क्या बोला उसने, बैकिंग बोला है, बैकिंग क्या कहलाता है, क्लियर। इंपॉर्टेंट टर्म दिख रही है ये बैकिंग, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे हार्टिंग भी दिया गया है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, हार्टिंग भी दिया गया है। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है रैकिंग। रैकिंग क्या कहलाता है, देखो रैकिंग तो आपको समझ में आ गया होगा, प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हैं। जो डायगोनल बॉन्ड था वो रैकिंग बॉन्ड के टाइप का था, मतलब यहाँ पे टिल्टिंग हो रही है, तब भी मैंने बताया था आपको टिल्टिंग करना। रैकिंग का मतलब क्या होता है, टिल्ट करना। तो रैकिंग मतलब तो सीधा सीधा समझ में आया कि जो भी हमारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, अगर मैं उस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को टिल्ट कर देता हूं वो हमारी रैकिंग कहलाती है। तो एक तो क्लियर यहाँ पे हो गया है कि रैकिंग हमारा ऑप्शन जो है वो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को हम क्या कर रहे हैं, टिल्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं फेसिंग की, तो आउटर और एक्सपोज्ड फेस जो आपकी वॉल का होता है, क्लियर। वॉल का क्या मैं बोल रहा हूं, आउटर और एक्सपोज्ड फेस ऑफ वॉल, उसको हम बोलते हैं फेसिंग,
उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी उसको हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। और जो मटेरियल यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो आपका फेसिंग कहलाता है। बैकिंग की अगर मैं बात करूं तो जो वॉल की इंटरनल सरफेस होती है, देखो आउटर सरफेस को हमने फेस बोला है, वो इंटरनल सरफेस को हमने क्या बोला है, बैक बोला है। क्लियर? तो ये हमारा बैकिंग हो गया। अब फेसिंग और बैकिंग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ये मैंने एक वॉल बनाई हुई है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा आउटर फेस हो गया है, तो आउटर जो हमारी सरफेस है वो हमारी फेसिंग कहला रही है। क्लियर? और ये हमारा इंटरनल है, तो इंटरनल हमारा जो है वो हमारा क्या कहला रहा है, सरफेस, बैकिंग कहला रही है। तो फेसिंग और बैकिंग के बीच में अब ये जो पोर्शन आया आपका, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, तो डेट इज द फिलिंग। ये आपने क्या कर दिया, फिलिंग कर दिया इनका, और फिलिंग को ही हम बोलते हैं हार्टिंग। फिलिंग को ही क्या बोलते हैं हम, हार्टिंग बोलते हैं। तो इसका आंसर जो रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हार्टिंग आंसर हो जाएगा। क्लियर? याद रखना इंपॉर्टेंट टर्म है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस की, ठीक है, और क्वेश्चंस यहाँ से अच्छे पूछे जाते हैं आपके व्यापम सब इंजीनियर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 75, द हाइड्रोमीटर टेस्ट फॉर ग्रेन साइज एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डेट। जो हाइड्रोमीटर हमारा टेस्ट होता है ग्रेन साइज एनालिसिस का, वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? ठीक है, डायरेक्ट फैक्चुएट क्वेश्चन है, अगर आपको प्रिंसिपल पता है तो आप इसका आंसर लगा दोगे। 4 ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन है द ग्रेन ऑफ डिफरेंट साइज फॉल थ्रू अ लिक्विड इन एट डिफरेंट वेलोसिटी। दूसरा है यहाँ पे द ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट साइज फॉर्म्स क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब यहाँ पर तो गुच्छा बना लेना, गुच्छों के फॉर्म में गिनना। क्लियर? थर्ड है द इंड्यूस्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेपरेट आउट द पार्टिकल बेस्ड ऑन देयर ग्रेन साइज। फोर्थ ऑप्शन है द रिपल्सन ऑफ वाटर कॉजेस ग्रेन्स टू सेटल एट अ डिफरेंट टाइम्स। तो सिंपल सा जो हाइड्रोमीटर का प्रिंसिपल है मैं आपको बताता हूं कि जो डिफरेंट साइज के आपके ग्रेन्स होते हैं वो लिक्विड में क्या होते हैं, फॉल होते हैं। और अब लिक्विड में फॉल हो रहे हैं तो देखो हर एक, अगर हम एक एग्जांपल से समझें कि अगर एक रोड है हमारा, एक सर्टेन डिस्टेंस है, उसमें अलग अलग व्हीकल्स खड़े हुए हैं, जैसे एक बाइक है, एक कार है, एक बस है, एक ट्रक है, तो इनकी जो स्पीड होगी, स्पीड इनकी जो होगी वो स्पीड क्या होगी, डिफरेंट होगी। पहुंचने की, डेस्टिनेशन पर पहुंचने की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। ऐसे ही यहाँ पे मैंने क्या बोला कि डिफरेंट साइज के जो ग्रेन्स होंगे जो लिक्विड में फॉल करेंगे, उनकी जो वेलोसिटी होगी फॉल करने की वो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हाइड्रोमीटर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि डिफरेंट साइज ऑफ ग्रेन्स फॉल थ्रू अ लिक्विड एट डिफरेंट वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर पहला जो दिया गया है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। तो आज हमने 75 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम 76 टू 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रही हैं, आपको बूस्ट कर रहे हैं आपके स्कोर्स को, तो प्लीज़ दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप व्यापम सब इंजीनियर का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नेविगेट इंस्टीट्यूट परीक्षा ऐप पर लाइव कोर्स आपका रन हो रहा है। आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहां से कोर्स को परचेस भी कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, FLT अगर आपको सिर्फ देना है, या फिर सिर्फ आपको नोट्स चाहिए, या आप साथ में क्लासेस को भी चाहते हो, तो बाइफरकेशंस के साथ आप उसको परचेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हो। थैंक यू।